पौधों में लगे हुए फूल या पुष्प हम सभी को बहुत पसंद होते हैं, है ना? क्योंकि ये देखने में बहुत सुंदर लगते हैं और हमें अपनी ओर आकर्षित करते हैं। और इन चित्रों में आप जो पुष्प देख रहे हैं, ये मेरे घर के बगीचे के पौधों में लगे हुए पुष्प हैं। अब यदि आपको भी मेरी तरह बागवानी और फूलों के पौधे उगाना पसंद है, तो आपने भी फूलों के बगीचे में बहुत सारे पॉलिनेटर्स यानी परागणकर्ताओं को अवश्य देखा होगा। जैसे मुझे अपने बगीचे में जो परागणकर्ता सबसे अधिक दिखाई देते हैं, वे हैं मधुमक्खियाँ। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये मधुमक्खियाँ अपना नियमित काम करते हुए यानी फूलों से रस और शहद इकट्ठा करते हुए परागण का भी काम करती हैं। इसका मतलब है कि जब ये मधुमक्खियाँ एक फूल से दूसरे फूल पर जाती हैं, तब ये उनके पराग कणों को भी स्थानांतरित करती हैं। अब इस विषय पर हमने एक अलग वीडियो बनाया है जिसमें परागण और अलग अलग परागणकर्ताओं के बारे में चर्चा की है। इसलिए इस विषय पर हम यहाँ अधिक चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ हम दो बहुत ही विशिष्ट स्थितियों के बारे में चर्चा करेंगे। और इनमें से पहली स्थिति यह है कि क्या होगा जब मान लीजिए कि यह मधुमक्खी फूलों की एक प्रजाति से फूलों की दूसरी प्रजाति पर जाएगी, क्योंकि इस प्रक्रिया में यह एक प्रजाति के फूलों के परागकणों को किसी अन्य प्रजाति के फूलों पर स्थानांतरित कर सकती है। और दूसरी स्थिति जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे वह यह है कि क्या होगा यदि यह मधुमक्खी एक ही प्रजाति के एक फूल से किसी दूसरे फूल में परागकणों को स्थानांतरित करती है। अब आगे बढ़ने से पहले मैं चाहता हूं कि आप थोड़ी देर के लिए रुककर सोचें कि इन दोनों स्थितियों में क्या क्या हो सकता है। ठीक है, चलिए पहली स्थिति के बारे में समझते हैं। जब मान लीजिए कि यह मधुमक्खी जो इस मामले में परागण करता है, यह एक प्रजाति के फूल X से पराग कणों को दूसरी प्रजाति के फूल Y पर स्थानांतरित करती है। ठीक है, अब मान लीजिए कि यह परागकण है और यह इस फूल के स्टिग्मा यानी वर्तिकाग्र से चिपक जाता है, क्योंकि वर्तिकाग्र के शीर्ष पर कुछ रासायनिक पदार्थों का स्राव होता है जिससे परागकण को उस पर चिपकने में मदद मिलती है। और वर्तिकाग्र के शीर्ष पर मौजूद यह चिपचिपा पदार्थ इस फूल को यह पहचानने में भी मदद करता है कि यह परागकण समान प्रजाति के दूसरे फूल का है या नहीं। इसका मतलब वर्तिकाग्र के शीर्ष पर परागकण और चिपचिपे पदार्थ के बीच होने वाली रासायनिक अभिक्रिया से ही सही परागकण की पहचान होती है। अब यदि परागकण समान प्रजाति के फूल का है तो वर्तिकाग्र उस परागकण को नीचे अंड कोशिका या एम्ब्रियो सैक यानी भ्रूण कोष तक जाने देता है। लेकिन यदि रासायनिक संपर्क के बाद वर्तिकाग्र यह पहचान करता है कि यह परागकण समान प्रजाति के फूल का नहीं है, तो वह इस परागकण को अस्वीकार कर देगा। यह बहुत हद तक वैसा ही है जैसे आप किसी अजनबी को अपने दरवाजे पर देखकर प्रतिक्रिया करेंगे। ऐसी स्थिति में क्या आप दरवाज़ा खोलेंगे और उसे अंदर आने देंगे? शायद नहीं, है ना? लेकिन मान लीजिए कि दरवाजे के बाहर आपके माता पिता और आपका भाई खड़े हैं, तो आप उन्हें तुरंत अंदर आने देंगे। और ऐसा ही कुछ यहाँ परागकणों के साथ होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यदि परागकण समान प्रजाति के फूल का है तो वर्तिकाग्र उसे अंदर जाने देगा, और यदि परागकण किसी भिन्न प्रजाति के फूल का है तो वर्तिकाग्र उसे अंदर नहीं जाने देगा। और जीव विज्ञान में हम इन दोनों स्थितियों को बताने के लिए कंपैटिबल यानी सुयोग्य और इनकम्पैटिबल यानी अयोग्य शब्दों का उपयोग करते हैं। और इस सुयोग्यता की जांच उन रसायनों द्वारा की जाती है जो वर्तिकाग्र के शीर्ष पर स्रावित होते हैं। ठीक है, और अब जब हम सुयोग्यता के बारे में बात कर रहे हैं, तो क्या आपने सेल्फ इनकम्पैटिबल यानी स्वपरागण के अयोग्य पौधों के बारे में सुना है? यह देखा गया है कि कभी-कभी एक ही फूल का परागकण अपने ही फूल की अंड कोशिका को निषेचित नहीं कर पाता है, क्योंकि स्त्री केसर पराग नलिका को बनने नहीं देता। और यह देखा गया है कि 30 से 50% एंजियोस्पर्म यानी आवृतबीजी ऐसा व्यवहार दर्शाते हैं। क्या आप इसका कारण सोच सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है? तो इसका कारण बहुत ही स्पष्ट है।
इसे समझने के लिए कल्पना कीजिए कि एक पौधे में एक दोषपूर्ण जीन है और उसमें बार बार स्वपरागण होता है। ऐसी स्थिति में वह दोषपूर्ण जीन उसकी अगली पीढ़ियों में स्थानांतरित होता जाएगा, और चूंकि यहाँ स्वपरागण हो रहा है, इसलिए इस बात की कोई संभावना नहीं है कि कभी भी कोई नया जीन उस पौधे के मौजूदा जीन पूल में जुड़ेगा, और इसलिए इस पौधे में कभी भी भिन्नता उत्पन्न नहीं होगी, जो कि इवोल्यूशन यानी विकास की दृष्टि से बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और यही कारण है कि पौधों में सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी यानी स्वपरागण के लिए अयोग्यता देखने को मिलती है। ठीक है, चलिए अब समझते हैं कि यदि परागकण कंपैटिबल यानी सुयोग्य है तो क्या होगा। तो हम पहले ही समझ चुके हैं कि इस स्थिति में परागकण एम्ब्रियो सैक यानी भ्रूण कोष तक पहुंच जाएगा। लेकिन यह कैसे होता है, इसे बेहतर ढंग से समझने के लिए चलिए हम पुष्प के मादा जनन अंग यानी स्त्री केसर के चित्र को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। और समझने में आसानी के लिए मैंने अंडाशय में बहुत सारी कोशिकाओं को दर्शाने की बजाय केवल एक अंड कोशिका को दर्शाया है। अब मान लीजिए कि वर्तिकाग्र के शीर्ष पर एक सुयोग्य परागकण है, और इससे पहले कि हम यह चर्चा करें कि आगे क्या होता है, चलिए परागकण की संरचना के बारे में थोड़ा संक्षेप में समझ लेते हैं। तो इसकी बाहरी परत को, जिसे यहाँ बैंगनी रंग से दर्शाया गया है, इसे एक्साइन यानी बाह्यचोल कहा जाता है। और यह बाह्यचोल परत स्पोरोपोलेनिन से बनी होती है, जो कि पौधों में अभी तक ज्ञात सबसे अधिक कठोर जैविक पदार्थ होता है। इस प्रकार यह बाह्यचोल या बाहरी आवरण परागकण और उसके अंदर की सामग्री को सुरक्षा प्रदान करता है। इसी तरह पीले रंग की इस भीतरी परत को इंटाइन यानी अंतःचोल कहा जाता है, और यह किसी पादप कोशिका की कोशिका भित्ति के समान होती है। अब लगभग 60% परागकणों के भीतर दो कोशिकाएं होती हैं। एक बड़ी कोशिका जिसे वेजिटेटिव सेल यानी कायिक कोशिका कहते हैं, और दूसरी छोटी कोशिका जिसे जनरेटिव सेल यानी जनन कोशिका कहते हैं। और परागकण इन दो कोशिकाओं वाली अवस्था में परागकोश से वर्तिकाग्र तक स्थानांतरित होता है। लेकिन ध्यान रखें कि परागकण 3 कोशिकाओं वाली अवस्था में भी परागकोश से वर्तिकाग्र तक स्थानांतरित होता है। अब यह 3 कोशिकाओं वाली अवस्था क्या होती है, इसके बारे में हम बस थोड़ी ही देर में चर्चा करेंगे। ठीक है, अब चलिए उस परागकण पर वापस आते हैं जिसमें 2 कोशिकाएं होती हैं। तो जब ऐसा परागकण वर्तिकाग्र पर गिरता है और वर्तिकाग्र इसकी पहचान एक सुयोग्य परागकण के रूप में करता है, तब वर्तिकाग्र एक और रासायनिक पदार्थ स्रावित करता है, जिसमें मुख्य घटक पानी और शर्करा होते हैं। और परागकण इस तरल को बाह्य चोल के छोटे छोटे छिद्रों के माध्यम से अवशोषित कर लेता है। इन छिद्रों को जनन छिद्र कहा जाता है। इसके बाद जैसे ही यह तरल पदार्थ परागकण में प्रवेश करता है, अंतःचोल फैलने लगता है। लेकिन बाहर मौजूद बाह्य चोल की कठोर परत के कारण यह बहुत अधिक नहीं फैल पाता है, और जब अंदर दाब अधिक बढ़ जाता है, तब यह अंतःचोल किसी एक जनन छिद्र से होकर बाहर निकलता है, और तब हम इसे पराग नलिका कहते हैं। लेकिन वर्तिकाग्र पर पराग नलिका के इतना लंबा होने से पहले कई महत्वपूर्ण घटनाएं होती हैं, और इनमें से सबसे पहली घटना है जनन कोशिका का विभाजन। यानी इस अवस्था में जनन कोशिका समसूत्री विभाजन द्वारा 2 नर युग्मकों का निर्माण करती है, और इस विभाजन के साथ ही परागकण, जिसमें पहले 2 कोशिकाएं थीं, अब उसमें 3 कोशिकाएं हो जाती हैं। और यही वह 3 कोशिकाओं वाली संरचना है जिसके बारे में मैं थोड़ी देर पहले बात कर रहा था। यानी अब इसमें 2 नरयुग्मक कोशिकाएं और एक पराग नलिका वाली कोशिका है। और यह देखा गया है कि पराग कोश से वर्तिकाग्र पर पराग कण के स्थानांतरण के समय लगभग 60% पराग कणों में आमतौर पर 2 ही कोशिकाएं होती हैं, और वर्तिकाग्र पर पहुंचने के बाद ही वे 3 कोशिकाओं वाली संरचना में बदलते हैं। लेकिन कुछ पौधे ऐसे भी हैं जिनमें परागकण पराग कोश में ही 3 कोशिका वाली अवस्था के रूप में परिपक्व हो जाता है, और 3 कोशिका वाली संरचना के रूप में वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होता है। ठीक है, इस प्रकार अब हमारे पास 2 नर युग्मक हैं जो हैप्लॉइड यानी अगुणित हैं, क्योंकि जनन कोशिका अगुणित होती है और इसके समसूत्री विभाजन से ये दोनों नर युग्मक बनते हैं। अब यदि आप सोच रहे हैं कि जनन कोशिका अगुणित कैसे हो जाती है,
तो मैं आपको हमारा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस यानी लघु बीजाणु जनन वाला वीडियो देखने की सलाह दूंगा, जिसमें हमने इसके बारे में विस्तार से चर्चा की है। ठीक है, चलिए अब हम नर युग्मकों और पराग नलिका पर वापस आते हैं, जहां अगली घटना जो हमें देखने को मिलती है वह यह है कि वर्तिकाग्र पर पराग नलिका लंबी होती जाती है तथा कोशिका द्रव्य और दोनों नर युग्मक कुछ इस तरह से इसमें नीचे आते जाते हैं। यानी इसमें यहाँ कोशिका द्रव्य भी होता है और यह कायिक कोशिका केंद्र, जिसे नलिका केंद्रक भी कहा जाता है, यह कोशिका द्रव्य के साथ इस नलिका को लंबा होने में और दोनों नर युग्मकों को भ्रूण कोश तक पहुंचने में मदद करता है। यहाँ पराग नलिका की यह गति कुछ रसायनों द्वारा नियंत्रित होती है जो भ्रूण कोश की कोशिकाओं द्वारा स्रावित होते हैं, और चूंकि पराग नलिका की गति रसायनों द्वारा नियंत्रित होती है, इसलिए इस गति को कीमोटैक्सिस यानी रसायन अनुचलन कहा जाता है। इसके बाद जब पराग नलिका काफ़ी लंबी हो जाती है तो भ्रूण कोश की सहायक कोशिकाओं में मौजूद तंतु रूपी संरचनाएं पराग कण को ठीक उस स्थान तक निर्देशित करती हैं जहां संलयन होता है। इसे और अच्छी तरह से समझने के लिए चलिए हम बीजांड और भ्रूण कोश को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। अब ये दो कोशिकाएं जो आप देख रहे हैं ये सहायक कोशिकाएं हैं और यह अंड कोशिका है, और यहाँ पराग नलिका इनमें से किसी एक सहायक कोशिका के साथ जुड़ जाती है। अब यदि हम इस पीली लाइन को पराग नलिका मान लें तो यह इनमें से किसी एक सहायक कोशिका के साथ जुड़ जाएगी, और ऐसा इसलिए हो पाता है क्योंकि यह तंत्र रूपी संरचना अपने स्रावों के माध्यम से पराग नलिका को ठीक उस स्थान तक पहुंचने के लिए निर्देशित करती है जहां उसे जुड़ना है। इसके बाद जब पराग नलिका सहायक कोशिकाओं तक पहुंच जाती है तब कायिक कोशिका केंद्रक का विघटन हो जाता है, और इसका कारण यह है कि इस केंद्रक का मुख्य उद्देश्य पराग नलिका कोशिका की लंबाई को बढ़ाना था ताकि वह सहायक कोशिकाओं तक पहुंच सके। और जब पराग नलिका सहायक कोशिकाओं तक पहुंच जाती है तब उसकी लंबाई में और अधिक वृद्धि की आवश्यकता नहीं रहती, और इसलिए तब कायिक कोशिका केंद्रक का विघटन हो जाता है। कायिक कोशिका केंद्रक के विघटन के बाद पराग नलिका में अब केवल दो नर युग्मक रह जाते हैं, इसलिए अब एक सहायक कोशिका फट जाती है और इन दो नर युग्मकों को भ्रूण कोश में प्रवेश करने का मार्ग प्रदान करती है, जहां उनका भ्रूण कोश के साथ संलयन हो जाता है। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने जो भी चर्चा की है, जिसमें एक सुयोग्य परागकण वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होता है और फिर अंतःचोल से एक लंबी पराग नलिका निकलती है जिससे होकर नर युग्मक भ्रूण कोश तक पहुंचते हैं और उसके साथ संलयित होते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन यानी पराग स्त्री केसर पारस्परिक क्रिया कहा जाता है। अगले वीडियो में हम यह समझेंगे कि नर युग्मक के इस भ्रूण कोश में प्रवेश करने के बाद क्या होता है।